इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपठित पद्यांश, जो कि एचसीएस हिंदी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएस मेंस हिंदी एग्जाम में ये अपठित गद्यांश 5 मार्क्स में पूछा जाता है। आपको कोई भी एक प्रोज का पैराग्राफ दिया जाएगा और वो एक्सप्लेन करना होगा, उसकी व्याख्या करनी होगी। सबसे पहले काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हाउ टू प्रिपेयर दिस 5 मार्कर फॉर एचसीएस हिंदी 2023। मेन चीज ये है कि एचसीएस के पेपर में आपका हर एक सिंगल मार्क इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपठित पद्यांश को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं है या स्पेसिफिक कंटेंट या बुक नहीं है, ठीक है, कि जिससे कि आप अपठित पद्यांश को प्रिपेयर कर सकते हो। बेसिकली अपठित पद्यांश में आपके पास कुछ लाइंस दी होंगी, मैक्सिमम 6 से 7 लाइंस दी होंगी, ठीक है। आपको उन लाइंस की व्याख्या करनी है, हिंदी में व्याख्या करनी है, ठीक है। अब ये लाइंस आपके पास सूरदास के पद में से हो सकती है, कबीरदास के राइटिंग्स में से हो सकती है, तुलसीदास की राइटिंग्स में से हो सकती है, किसी भी हिंदी के जो राइटर है उसकी राइटिंग्स में से ये लाइंस हो सकती है, ठीक है। आपको नहीं पता, और इसके लिए अगर आप ट्राई करोगे कि ग्रेजुएशन या सारी बुक्स पढ़ने की कोशिश करोगे तो वहां पे आपका कॉस्ट बेनिफिट पुअर है, क्योंकि इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 5 मार्क्स के लिए ये चीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे जितने अभी तक आए हुए हैं, वो जो प्रोज वाले क्वेश्चंस हैं उनकी व्याख्या वाला पार्ट वो प्रिपेयर करना है सबसे पहले आपको। नेक्स्ट आपको कोई भी 9th या 10th क्लास की 9th या 10th की एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है उनको एक बार जस्ट गो थ्रू करना है, एक रफ आइडिया रखना है कि अच्छा ये पैराग्राफ भक्ति के ऊपर है, ये पैराग्राफ वीर रस के ऊपर है, ये पैराग्राफ श्रृंगार रस के ऊपर है। एक थोड़ा आइडिया रखने की इस पैराग्राफ की मेन थीम क्या है, तो थोड़ा सा जैसे पूरा पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें मेन चीज भक्ति के बारे में बोली हुई है, तो आप अकॉर्डिंगली उन लाइंस का मतलब निकाल के लिख सकते हो। सेकेंड थिंग कि जो भी पैराग्राफ में लाइंस दी हुई है उनको आपको कम से कम 2 से 3 बार रीड करना पड़ेगा। उनके वर्ड्स को ब्रेक करो, उनके वर्ड्स के मीनिंग को देखो कि क्या उनके मीनिंग है। अब आपको एक रफ आइडिया लगने लगेगा, रफ आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि जो ये लाइंस है ये क्या मीनिंग कन्वे कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि क्या मीनिंग कन्वे कर रही है, अगर आपको पता चल गया कि क्या मीनिंग कन्वे कर रही है, उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में उसे इलेबोरेट करके लिख दो, ठीक है। बेसिकली 5 मार्क्स का होगा, तो होपफुली मैक्सिमम मार्क्स 4 मिल सकते हैं, और मिनिमम मार्क तो हर एक किसी को 1, तो जो भी व्याख्या करेगा तो आधा 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। जितनी आप व्याख्या इंप्रूव करोगे अपनी, मतलब कि जो राइटिंग वाला पार्ट है वो इंप्रूव करोगे, सो उसमें आप 2, 3, 4 मार्क्स तक भी पहुंच सकते हो, राइट। व्याख्या को लिखने का तरीका ये होता है कि अगर आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है कोई भी जिसमें 6-7 कितनी भी लाइंस हो, उसके बाद सबसे पहले आप शब्दार्थ लिख सकते हो। शब्दार्थ में क्या होगा कि आप जो इन लाइंस में मेन कीवर्ड्स हैं उनके मीनिंग कन्वे कर दो कि आपको इनका मीनिंग पता है। कोई भी जो कीवर्ड होगा जो आपको लगेगा वो कीवर्ड्स की हिंदी मीनिंग आप कन्वे कर दो प्रॉपर। देन शब्दार्थ के बाद आप व्याख्या वाला पार्ट शुरू कर दो। व्याख्या जो भी गिवन पैराग्राफ की, जो भी गिवन पद्यांश की व्याख्या बन रही है वो व्याख्या आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक भावार्थ लिख सकते हो। भावार्थ में जो भी पूरा पैराग्राफ था उसको 1 या 2 लाइंस में क्रक्स उसका लिखना, ठीक है, मोरल लिखना उसका 1 या 2 लाइंस में। अगर एडिशनल लिखना होता है तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, भाषा सरल सहज है, या फिर अगर आपको अलंकार पता है थोड़ा सा तो अलंकार के बारे में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको पता है कि भक्ति रस है या श्रृंगार रस है, 2-4 रस याद रख लो, अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता तो ये 1-2 लाइंस जरूर लिखनी है आपको। व्याख्या, पूरी व्याख्या को सिर्फ 1 से 2 लाइंस में कन्वे करना। तो व्याख्या लिखने का तरीका क्या होगा, शब्दार्थ सबसे पहले, शब्दार्थ के बाद व्याख्या, उसके बाद भावार्थ, ठीक है, कि क्या भाव है इसका, दैट्स इट। आपको कभी भी ये नहीं लिखना कि कौन सा कवि है। जो कवि लिखने वाला पार्ट होता है वो आपको जब एक वेल डिफाइंड सिलेबस होता है उस केस में हम लिखते हैं कि प्रसंग में कि ये जो पैराग्राफ है या ये जो प्रोज है, ये जो पद्यांश है, ये इस बुक के इस कवि ने लिखा था, पर हमें यहाँ पे कवि नहीं पता होगा, ठीक है। जो हिंदी ऑप्शनल वाले हैं मे भी उन्हें इसके बारे में नॉलेज होगी कि ये किसने लिखा है, पर कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का, क्योंकि इस पेपर का नाम है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में आपके पास बेसिकली जो भी पैराग्राफ दिया होगा आपको उसकी इलेबोरेशन करनी आनी चाहिए, उसका भावार्थ लिखना आना चाहिए और उसके शब्दार्थ। तो 5 मार्क्स में अगर आप ये सब चीजें लिखते हो और प्रैक्टिस ऐसे करते हो कि
रियल टाइम एग्जाम में भी आप किसी भी गिवन पैराग्राफ में ये तीनों चीजें लिख के आते हो अच्छे से, तो होपफुली आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे इसमें। सो हम शुरू कर रहे हैं। मैं वीडियोस के थ्रू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रोज का पार्ट है, पद्यांश का पार्ट है, वो सारे डिस्कस करेंगे सॉल्व करके। और अभी जो क्लास 10 में जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि सूरदास के पद है, राम लक्ष्मण का परशुराम संवाद है, सवैया एवं कविता है, ये जितने भी चैप्टर्स है क्लास 10 में हिंदी में, तो हम ट्राई करेंगे कि इनको एक बार गो थ्रू कर लें। तो सबसे पहले सूरदास वाला देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले सूरदास के पद से। सबसे फर्स्ट टास्क होगा आपका कि आप ये जो गिवन पैराग्राफ है, मे भी आपको ना पता हो कि इसका व्याख्या क्या होगी, आपको एक ब्रीफ आइडिया लगाना आना चाहिए कि इन लाइंस में क्या लिखा हुआ है, राइट। सो इनको कम से कम आपको 2 से 3 बार रीड करना पड़ेगा एग्जाम में। अगर कोई अनसीन आ जाता है या आपको आइडिया नहीं लग रहा, तो हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि हमें कैसे पता चलाना है। तो मोस्टली इनमें ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, ऐसी लैंग्वेज जब यूज होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो नॉन हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने काफी टाइम से हिंदी नहीं की है। तो हम वही चीज सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें व्याख्या लिखनी है। तो सबसे पहले उधो, तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। फर्स्ट लाइन से ऐसा लग रहा है कि तुम हो अति, बहुत ज्यादा, बड़भागी, भाग्यवान हो तुम, ठीक है। अप्रस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, मतलब कि स्नेह का मतलब प्यार। अभी तक मतलब ऐसा लग रहा है कि प्यार से रिलेटेड है। नाहिन मन अनुरागी मतलब कि मन शायद प्यार में नहीं पड़ा। पुरइनी पात रहत जल भीतर, मे भी पुरइनी का मतलब ना पता हो, पर पात पत्ता, रहत जल भीतर, कि जल के भीतर जैसे पत्ता रह रहा है। तार रस देह न दागी, मतलब कि देह पे दाग ना लगने दे रहा है, कुछ ऐसे मतलब हल्का फुल्का आपको आइडिया लगना शुरू होगा कि ये लाइंस का ये मतलब आ रहा है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इस लाइन से कन्वे हो रहा है कि जैसे जल में तेल का कोई मटका पड़ा है, तो बूंद न ताको लागी, कि बूंद भी उसे नहीं लग रही है, ठीक है। प्रीति नदी मैं पाऊं न बोर्यो, दृष्टि न रूप रागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रॉपर रीड करते हैं हम इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। पर मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया कि आप कैसे इस चीज को रियल टाइम एग्जाम में किसी भी अनसीन पैसेज को थोड़ा आइडिया लगा के प्रिसाइजली लिख सकते हो। सो प्रसंग हमें नहीं लिखना होता, शब्दार्थ लिख सकते हो। शब्दार्थ में बड़भागी लिख सकते हो, स्नेह का लिख सकते हो, अनुरागी का लिख सकते हो। किस मतलब 5-6 वर्ड्स आप उठा लीजिए इसमें से। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से व्यंग्य करते हुए कह रही हैं। उद्धव कौन थे? श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो वो उस पे व्यंग्य करते हुए कह रही है कि उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो तुम अभी तक कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, कि तुम सारा दिन उसके साथ रहते हो और उसके बावजूद भी तुम उसके प्रेम में नहीं पड़े। गोपियों के अनुसार उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो हमेशा जल में रहकर भी उसमें डूबता नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन है, ये व्याख्या होगी, मतलब कि एक लाइन को बड़ा करके लिखना, न ही उसके दाग धब्बों को खुद पर आने देता है। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की, जो ये वाली लाइन है कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। गोपियों ने फिर उद्धव की तुलना किसी तेल के मटके से की है जो निरंतर जल में रहकर भी जल से खुद को अलग रखता है, कि उद्धव कृष्ण के साथ हमेशा रह के भी उसके आकर्षण में नहीं फंसते। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती है, जबकि वे खुद को अभागिन अबला नारी समझती है, क्योंकि वह बुरी तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाव न रखा। प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाव न बोर्यो, पाव मतलब पाव न रखा। दृष्टि न रूप रागी, और ना ही उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया। जबकि गोपियां कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी है मानो जैसे गुड़ पे चींटियां लिपटी हो। सूरदास अबला हम भोरी, मतलब हम पागल हो चुके हैं, भोरी। गुड़ चांटी ज्यों पागी, गुड़ चांटी जैसे चींटियां लिपटी हो। तो इनमें बेसिकली गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो जो अभी तक कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े, जबकि हम पागल हो चुकी हैं जैसे गुड़ पे चींटियां लिपटी हो।
हम इस तरीके से कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी हैं। सो भावार्थ में आप एक लाइन में लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, अलंकार छोड़ सकते हो कि कौन सा अलंकार का यूज किया है, ठीक है, ये छोड़ सकते हो आप। वियोग श्रृंगार रस, अगर इसका पता है तो आप लिख दीजिए, नहीं तो सिंपल भावार्थ में इस पूरे पैराग्राफ को 1 से 2 लाइंस में लिखना है। नेक्स्ट एक और डिस्कस करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, जो मन का था वो मन में ही रह गया, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, उधो का मतलब उद्धव हो रहे हैं यहाँ पे, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, अवधि का मतलब टाइम, आस आशा होना आने की, तन मन बिथा सही, तन मन की पीड़ा। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, अब ये जो संदेश को सुन सुनकर विरहिनी विरहिनी विरह दही, कि विरह की व्यथा और ज्यादा बढ़ रही है, चाहती हुती गुहारी जितही ते उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही क्यों मर्यादा न लही। तो थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, धीर का मतलब धैर्य, ठीक है, गुहार लगाना, तो इन वर्ड्स से आइडिया लगा के इनको शब्दार्थ में लिख के आप इसकी प्रॉपर व्याख्या कर सकते हो। तो हम प्रॉपर व्याख्या देखते हैं क्या है। गोपियां उद्धव से कहती हैं अपनी पीड़ा बताते हुए कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर जाने के बाद, श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए थे, वहां जाने के बाद उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही। तो ये पूरा सेंटेंस था जो इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। वे सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की पीड़ा को सह रही थी, जब कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को कृष्ण के समक्ष व्यक्त करेंगी। कहिए जाई कौन पै उधो, ना ही परत कही, और कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण का योग संदेश मिला कि वो लौटकर नहीं आएंगे, कि गोकुल में कभी भी लौट के नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गई और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ गई। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी उनसे छिन गया। इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। उन्हें कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा निहारने का मौका अब नहीं मिलेगा। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अब वह हमेशा कृष्ण से बिछुड़ चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था वह टूट चुका है। उनके अंदर धैर्य बसा हुआ था कि कृष्ण कभी आएंगे और वो अपने मन में जो भी चीजें हैं वो उनके प्रेम भावना वो कृष्ण को बताएंगे, पर अब वो धैर्य था वह टूट चुका है। इस वजह से गोपियां वियोग से कह रही है कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा को उल्लंघन किया है। मर्यादा न रही मतलब लोक मर्यादा नहीं रही, अब उन्होंने हमें धोखा दिया है, कि अब उन्होंने हमें धोखा दिया है कि वो हमें बिल्कुल ही छोड़ के चले गए हैं। तो इस सेकंड पद में ये बोला हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और, इसमें टोटल 4 पद है। थर्ड पद देखते हैं हम। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वपन दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है सो जयो करोई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चक्री। तो प्रसंग की जगह पे यहाँ पे आपके पास शब्दार्थ वाला पार्ट होगा, ठीक है। इस पूरे इन पूरी लाइंस में से जो भी आपको 5-6 अच्छे वर्ड्स लगे उनका मीनिंग कन्वे कर दीजिए। देन इसकी जो व्याख्या है, सूरदास जी के इन पदों में गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं। गोपियां कह रही हैं कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी भी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। पिछले पद के अंतिम लाइन में उन्होंने बोला था कि श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है, कि एकदम से उन्होंने बोल दिया कि वो कभी गोकुल में लौट के नहीं आएंगे, जबकि वो तो प्रतीक्षा कर रही थी अपने प्रेम की भावना बताने के लिए। और इस पद में वो कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी भी संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है, बल्कि उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। जैसे एक हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को बहुत दृढ़ता से पकड़े रखता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता। तो यहाँ पे हमारे हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल की लकड़ी होती है ना, कि हारिल पक्षी की जो वो लकड़ी होती है वो बहुत दृढ़ता से पकड़े रखता है, वैसे हमारे हरि भी वैसे ही है कि हमें उनसे प्रेम और भी दृढ़ हो गया है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हमारे मन में दिन रात केवल
हरि ही बसते हैं। यहाँ तक कि हम अपने सपनों में भी हरि का नाम रटते रहते हैं। इस वजह से हमें तुम्हारा यह योग संदेश किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कुछ असर नहीं होने वाला। फिर आगे गोपियां कहती हैं कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं। शायद वे यह संदेश सुनकर विचलित हो जाएं, पर हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो एक लास्ट पद देखते हैं हम। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आके आगे के पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए जलत तू जू हुते चुराए। तय क्यों अनीति करे अपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर सो प्रजा न जाही स्ताए। फिर से सूरदास जी ने इस पद के थ्रू हमें यह बताने का प्रयास किया है कि गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। उद्धव को यहाँ पे भंवरा कहकर दर्शाया गया है। वह तो पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से अब वह और भी चतुर हो गया है। उद्धव की बात हो रही है कि उद्धव पहले से ही बहुत चालाक है, पर श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने के बाद और भी चतुर हो गया है और हमें छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहा है। कृष्ण की बुद्धि की भी तो दाद देनी पड़ेगी जो हमें इस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण जो दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर दर्शन देने चाहिए, जिससे उनके हृदय में हो रही विरह की पीड़ा शांत हो जाए। तो ये थे हमारे पास सूरदास के 4 पद थे जो कि 10th क्लास की बुक में, 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये सारे पद एक बार बस गो थ्रू करनी है। इनको ऐसा नहीं है कि बारी बारी पढ़ के परफेक्शन की तरफ वो करने हैं, जैसे आप ग्रामर को पढ़ते हो। आपको सिर्फ ये 4 पद एक बार रीड करके, ये सुन के सिर्फ आपको एक आइडिया लेना है कि इनमें क्या बोला जा रहा है। राइट, इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी के जितने भी काव्यांश वाला पार्ट है, पोएट्री वाला पार्ट है, उसको अच्छे से कर लो। तो हार्डली आपको इसके ऊपर 3 से 4 घंटे लगाने हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 5-6 पैराग्राफ ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए, आप टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे खुद से कर लीजिए। तो इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आप फाइनल एग्जाम में इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छे से लिख के आओगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर इसी की कंटिन्यूएशन।